नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खास प्रोग्राम बजट 2022 आत्मनिर्भर बनता भारत। मैं हूं लालचंद्र सिंह। आने वाले आम बजट से अलग अलग क्षेत्र की क्या हैं उम्मीदें, इसी पर चर्चा करने के लिए हम हर रोज लेकर आपके लिए आते हैं ये खास प्रोग्राम। और इसी क्रम में आज बारी है शिक्षा और स्वास्थ्य की। सरकार को नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में तकनीक, शोध और नवाचार जैसी महत्वपूर्ण चीजों को बढ़ावा देना है। इसके लिए जरूरत है शिक्षा क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन की। और अगर बात स्वास्थ्य क्षेत्र की करें तो कोरोना महामारी के साए में पिछले बजट में 137% की भारी वृद्धि की गई थी। लेकिन चाहे कोविड टीकाकरण हो या फिर अन्य जरूरतें, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ हो सकता है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आने वाले बजट में? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस खास बजट चर्चा में होंगे हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कुछ मुख्य बातें इस चर्चा की। तो बजट 2022 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले बात शिक्षा क्षेत्र की करते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र को बहुत उम्मीद है इस आगामी बजट से, और ये जो आवंटन है, चर्चा ऐसी भी है कि 10% तक बढ़ाई जा सकती है। नई शिक्षा नीति को कार्यरूप देने के लिए ज़्यादा राशि की ज़रूरत है और इसीलिए ये बढ़ोतरी भी ज़रूरी है। और नई शिक्षा नीति में जैसा कि शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर रहा है, तो उसके लिए भी ज़्यादा राशि की ज़रूरत है। तो शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस है और इसके लिए बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर कोरोना महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। शिक्षा के पूरक स्रोतों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। बजट में बात स्वास्थ्य क्षेत्र की करें तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलने की संभावना है स्वास्थ्य क्षेत्र को। स्वास्थ्य क्षेत्र की जो आधारभूत संरचना है उसमें बड़े निवेश की आवश्यकता है, और ये बड़े निवेश की आवश्यकता और ज़्यादा महसूस की जा रही है कोरोना महामारी के बाद, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के अधिक निवेश की ज़रूरत महसूस की जा रही है कोरोना महामारी के बाद। सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए हो सकता है ज़्यादा आवंटन, तो इस आवंटन को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भी मिल सकती है अतिरिक्त राशि, क्योंकि इस चीज़ के लिए खर्च की ज़रूरत है। और पिछले बजट की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी बढ़ोतरी की गई थी और वो बढ़ोतरी 137% की बढ़ोतरी थी। और अब हमारे साथ इस पर ख़ास चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, दोनों मेहमानों का। और सबसे पहले बात सुधीर सिंह जी हैं, उनका स्वागत, और साथ में दीप शिखा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस खास बजट चर्चा में। सुधीर जी, शुरुआत आपसे करता हूं। सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में जिस तरह से तकनीक है, जिस तरह से शोध को बढ़ावा देने की बात है, तकनीक आधारित शिक्षा की बात है, क्या इस बार के बजट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र के लिए खास तौर पर तकनीक और शोध को, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी खासी रकम की वृद्धि हो सकती है बजट 2022 में? शोध, तकनीक, नवाचार के साथ ही शिक्षा क्षेत्र की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। इसलिए कि कोरोना काल में शिक्षा बिल्कुल तकनीक पर आधारित सिस्टम में ट्रांसफर हो गया है। छोटे बच्चे से लेके विश्वविद्यालयों के बच्चे तक कंप्यूटर से चल रहे हैं, तो इंटरनेट के ढांचे का भी विस्तार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा। इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति आई है तो इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स खुलेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी रिक्रूटमेंट और सारे जो एडिशनल काम है वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो शिक्षा का पुल है वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पढ़ रहे हैं। वो एक बहुत बड़े एसेट हैं, उनमें हमको लगातार इन्वेस्ट करना चाहिए।
चूंकि वो देश की आगामी संतति हैं और दुनिया में एक अपने योग्यता का उन्होंने जोरदार तरीके से दस्तक दी है। पूरे दुनिया में भारतीय युवाओं का काफी मांग है। तो उससे आगे वाले जनरेशन में भी जो हमें यह भी देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। वैश्विक स्तर पर आप देखिए, यूरोप की जनसंख्या घट रही है, अमेरिका की भी जनसंख्या लगभग अस्थिर है, जापान की जनसंख्या घट रही है। हम मित्र देश हैं इनके साथ, तो हमारे बच्चे वहां जाएंगे। 1991 में 12-15 लाख मुश्किल से अमेरिका में इंडियन थे, आज 40 लाख हैं। तो ये 2040 में कितना जाएगा? तो ये तकरीबन 80 लाख के करीब एस्टिमेटेड है। तो हम जिनको हर तरह से स्किल करेंगे वही जाने के लिए योग्य होंगे ना। तो हमें ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट को भी देखना चाहिए। तो शिक्षा की कई एक अपेक्षाएं हैं और मुझे लगता है इस बजट से शिक्षा जगत को काफी एक सुकून मिलेगा, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में बढ़त होने की उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो यही उम्मीद शिक्षा क्षेत्र को है। और हम आपको बता दें कि प्रोफेसर सुधीर सिंह एजुकेशनिस्ट हैं, यानी शिक्षाविद हैं, और उनको ये उम्मीद है कि इस बार शिक्षा क्षेत्र में भी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। दीपशिखा सिकरवार जी, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं शिक्षा पर आपका भी एक नज़रिया लेना चाहूँगा दीपशिखा जी। जिस बात की हमने चर्चा की, शिक्षा के बजट में हमने देखा था कि पिछली बार प्राथमिकता थोड़ी सी अलग थी। जैसे हम जानते हैं कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी भारी बढ़ोतरी की गई थी, तो शिक्षा के बजट में पिछली बार थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ी थी पिछले बजट में। इस बार के बजट में क्या लगता है कि सरकार बजट में इस तरह की राशि की व्यवस्था कर पाएगी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राथमिकता में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हम करेंगे आगे चल करके, लेकिन आपको क्या लगता है कि बजट के लिए सरकार आवंटित कर पाएगी बजट में शिक्षा के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो शिक्षा का क्षेत्र है वो सरकार के लिए हमेशा से एक प्रायोरिटी सेक्टर रहा है। और कोविड बीमारी के चलते, महामारी के चलते आपने देखा है कि जो बदलाव शिक्षा क्षेत्र में हुए हैं जी। और वो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े कॉलेज तक जो जा रहे हैं, उनका जो शिक्षा का ढांचा है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। डिजिटल जो शिक्षा की पद्धति आ गई है कि अब बच्चा जो है मोबाइल के जरिए क्लास अटेंड कर रहा है, वो स्कूल जा ही नहीं पा रहा है या वो कॉलेज जा नहीं पा रहा है। तो एक तो ये एक एस्पेक्ट है शिक्षा का, जिसको मतलब बहुत तेजी से सरकार की तरफ से इसके लिए बहुत मतलब मजबूत एक सपोर्ट चाहिए जी। तो इसके लिए ज्यादा आवंटन की जरूरत होगी, क्योंकि राज्यों की भी अपनी स्थिति जो है, क्योंकि महामारी का काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि और प्रायोरिटीज हैं और खर्चे भी हैं, तो उसमें उनके लिए भी इस क्षेत्र में ज्यादा जो है खर्च कर पाना मुश्किल है। तो उस तहत केंद्र का इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग करना केंद्र के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल एक दुविधा रहेगी। दूसरा जो एक गैप है, जो हमारा उद्योग क्षेत्र बहुत समय से इस चीज को हाईलाइट करता आ रहा है, वो है स्किलिंग में जो गैप्स आ गए हैं जी। कि आपके पास जो है कॉलेज से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन उद्योग जगत जो है उनके लिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, मतलब उनके पास वो सही स्किल सेट्स नहीं है। तो ऐसी आशा की जा रही है कि स्किलिंग के क्षेत्र में, और ये हर स्तर पर है, न सिर्फ स्किलिंग जो है हाई लेवल स्किलिंग, पर अलग अलग लेवल पे स्किलिंग, आप प्लम्बिंग में देखिए या आप और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखिए, तो स्किल्ड मैन पावर का बहुत गैप है हर क्षेत्र। बिल्कुल, और उसे पूरा करने गैप की को भी किसी तरह से पूरा किया जाएगा। ऐसा कोई योजना, ऐसे कोई प्रोग्राम जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा आने वाले इस बजट में, ऐसा आशा की जा रही। जी, चलिए बने रहिए दीपशिखा जी हमारे साथ। प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, बात अगर बजट में बढ़ोतरी की हम कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, जैसे हमने नई शिक्षा की नीति के तहत डिजिटल शिक्षा, तकनीक, शोध, नवाचार, इस पर बात कर ली, क्या प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर
भी कुछ देखने को मिल सकता है कि और ज़्यादा बजट को बढ़ाया जाए? जैसे कि मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं, क्या उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है? क्या उसके लिए बजट में कुछ वृद्धि हो सकती है? क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है या सरकार की प्राथमिकता में ये चीज़ आ सकती है? बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो तो हमारी पूरे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अगर वहां अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, वहां से बच्चे अच्छी संख्या में ऊपर नहीं आएंगे, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है वो कमजोर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो गरीब है, जो वंचित है, जो सीमावर्ती इलाकों में रहता है, उसको तो मुख्य धारा में विकास के लाने के लिए इस तरह के इंसेंटिव्स को जो चल रहे हैं उसको और मजबूत करना ही होगा। तो निश्चित तौर पर वहां संख्या ज्यादा है बच्चों की, तो वहां मिड डे मील जैसे और कुछ योजनाएं आ सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एकीकृत रूप से शिक्षा जगत को आशा है, क्योंकि विश्वविद्यालय और कॉलेज के लेवल में भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या 2.5 करोड़ है, उससे बहुत ज्यादा हमारे बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहाँ समस्या बहुत है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप अगर हम सही तौर पर क्रियान्वयन करना चाहते हैं तो प्रयोगशालाओं से लेके, पुस्तक से लेके, शिक्षक के नियुक्तियों से लेके, बिल्डिंग बनाने से लेके बहुत सारे काम हैं जो कि होने हैं, और अभी उसका फाउंडेशनल होना है। क्योंकि ये 1 साल आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, 2-3 साल लगता है खड़ा होने में इन चीजों को। तो मुझे लगता है कि समग्रता में होगा। गत वर्ष कोरोना के चलते शिक्षा जगत पर बहुत सरकार चाहते हुए भी ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन इस बार स्थितियां अच्छी हैं। जीएसटी कलेक्शन भी ठीक आ रहा है, बजट की संभावनाएं भी अच्छी हैं। तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि शिक्षा जगत में एक अच्छा बजट आएगा जो कि पीछे वाले बजट से बेहतर होगा, और तमाम जो सेक्टर है शिक्षा के उसको भी दिया जाएगा। स्किल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे लोगों को आप ऊंची शिक्षा नहीं दे सकते। बिल्कुल। और स्कूल के पास करने के बाद आपका एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बच्चा बहुत योग्य नहीं है ऊंची शिक्षा लेने से, लेकिन वो मेहनती है, तो उसको हम स्किल एजुकेशन की तरफ मोड़ सकते हैं। बिल्कुल, उसको रोजगार परक और बुनियादी शिक्षा की तरफ, और बहुत बड़ा एक असेट हमारा खड़ा होगा। और हमको देखना चाहिए कि जो हमारे 60% बच्चों की संख्या जो 40 साल से नीचे वाले हैं, तरह तरह के ये बच्चे हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन से वाले भी हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन तमाम लोगों को एक मुख्य धारा में लाने के लिए हमें प्रयास करना है। स्कूल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को आप मुख्य धारा में लाकर रोजगार दे रहे हैं जिनको रोजगार की कोई संभावना नहीं थी, और सरकारी सेक्टर पर ये आश्रित नहीं होंगे, ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी इनको काफी रोजगार मिलता है। तो इन समग्रता को देखते हुए मुझे लगता है कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट दोनों में इस पर काफी फोकस रह सकता है, और इसकी झलक बजट में भी देखने को मिल सकती है। दीपशिखा जी, बात अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की करें, भारी वृद्धि पिछले बार 137% की, इस बार और भी ज्यादा कोरोना महामारी के बाद और भी ज्यादा जरूरत है। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, किशोरों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके बाद 12 से 15 साल वालों के लिए चलेगा। तो ऐसे में भारी निवेश की ज़रूरत है। बात बुनियादी ढांचे की भी करें तो सरकारी स्वास्थ्य ढांचा जो है, कोरोना महामारी के काल में या उसके बाद तो और ज़्यादा उसमें ज़रूरत महसूस हो रही है। तो क्या इस बार और बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्या स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए? बिल्कुल। आप देखिए कि ये कोरोना महामारी जो आई है, इसने देश की प्राथमिकताओं को काफी हद तक अगर आप देखें तो बदल दिया है। और पिछले साल आपने देखा कि जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक खासी वृद्धि की गई। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ने वहन किया है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केंद्र ने अपना एक सपोर्ट दिखाया था, खर्चा जो एलोकेशन था वो एकदम बढ़ा दिया था, 137% की वृद्धि की गई थी। तो हो सकता है 137% की वृद्धि ना हो, क्योंकि पिछले साल इतनी ज्यादा वृद्धि की गई, लेकिन इस बार भी वृद्धि काफी रहेगी। और दूसरा, वैक्सीन के लिए केंद्र का जो सपोर्ट था वो अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगनी है और बूस्टर डोजेस की बात हो रही है।
तो उसको उसको भी फैलाया जाएगा, उसको भी केंद्र की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा जी। लेकिन उसके अलावा जो है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें किस तरह से निजी निवेश को बढ़ाया जा सके और प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी जो है किस तरह से बढ़ाई जाए, इस पर जो है इसके लिए कुछ और मेजर्स आने की बात है। किस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश बढ़े इस क्षेत्र में, उसके लिए सरकार क्या मेजर्स ला सकती है। हमने देखा कि फार्मा क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम जो है वो आई थी, ड्रग पार्क्स बनाए हैं। तो इस तरह के और मेजर्स जो हैं उसके तहत भी इस बजट में आशा की जा रही है कि इस तरह के मेजर्स भी आएंगे। जी, प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, एक ख़ास विषय पर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि उसकी चर्चा है कि शिक्षा के जो पूरक स्रोत हैं उस पर जीएसटी को 18% से घटा करके 5% किए जाने की उम्मीद है इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की। ये किस तरह से लाभकारी होगा और क्या इसके लिए बजट में प्रावधान हो सकता है, आपको ऐसी उम्मीद है? मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं और ऑनलाइन जो है वो फोन पे होता है और वो फोन काफी महंगा होता है जी। 10,000 8,000 से कम वो फोन नहीं आता है। तो वो उसमें बच्चों को राहत होनी चाहिए। जो लैपटॉप भी यूज करते हैं, शिक्षक समुदाय से लेकर विद्यार्थी तक, उनको भी उसमें राहत होनी चाहिए, क्योंकि इनका एक्सेसिव इस्तेमाल इस दौर में शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर इससे और जुड़े चीजें हो सकती हैं, जिस पर मुझे लगता है अगर जीएसटी घटाया जाए तो काफी स्वागत वाली बात होगी। हम क्लास लेते समय देखते हैं कि काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास डिवाइस नहीं है जी, या हमारे पास इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल होती है, हम किसी तरह से उन बच्चों के जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। और ये अगर उन बच्चों को जो बिल्कुल गरीबी की रेखा से नीचे हैं और किसी भी तरह से उस मोबाइल को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है, उनको अगर प्राथमिकता के आधार पर, सब्सिडी के आधार पर दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल होगी और ये लंबे समय भी चलेगा। देखिए, कोरोना कालखंड के जो हमारे अनुभव हैं, ये अनुभव अब आगे भी चलेंगे। मुझे लगता है कोरोना काल जल्दी ही खत्म होगा, हम नॉर्मल पर लौटेंगे, लेकिन कुछ चीजें तो वही रहेंगी। हमने इससे सीखा है कि ऑनलाइन भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उसमें फिजिकल मूवमेंट या खर्च जो है वो बहुत बचता है। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि भारत बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, करोड़ों विद्यार्थी हैं किसी भी सेक्टर में, आप प्राइमरी से उठाएं, मिडिल लेवल पे आए, कॉलेज एजुकेशन में आए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आए, तो जो इससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं, इससे जुड़े हुए और सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें अगर टैक्स घटता है तो इसका स्वागत होना चाहिए और इससे शिक्षा के विकास पर एक सकारात्मक असर पड़े। बिल्कुल, इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो पूरक स्रोत हैं उसी पर डिजिटल शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा आधारित हो रही है। दीपशिखा जी, पिछली बार जैसे हमने बजट में देखा था कि कोविड टीकाकरण के लिए अलग से एक फ़ंड बनाया गया था, इस बार भी इस बात की संभावना है कि ये अलग फ़ंड होगा, इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि ये टीकाकरण कार्यक्रम इतना व्यापक है और जैसा अभी सुधीर जी भी कह रहे थे कि कोरोना काल में अभी क्या होगा, कितने वेरिएंट्स आएंगे, कितने बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन वर्ग को बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या टीका हमें हर साल लेना पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें अभी हैं जो कि भविष्य के गर्भ में हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण के लिए बिल्कुल फोकस्ड फंड की व्यवस्था जो पिछले बार की गई थी उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, आप ऐसी आशा की जा रही है कि जो टीकाकरण जो है केंद्र ने उसका खर्चा जो है वहन किया था और केंद्र आगे भी ऐसा लगता है, ऐसी आशा है कि उसको वहन करेगा। और ये टीकाकरण, देखिए बूस्टर्स की तो बात हो ही रही है, लेकिन अभी भी बच्चे हैं जिन तक ये वैक्सीन नहीं पहुंची और बच्चों का जैसे जैसे एज ग्रुप और वो जो एज गैप के लिए वैक्सीन जो है अब आएगी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार से उम्मीद होगी कि सरकार उसको भी सपोर्ट करे। तो ऐसी आशा की जा रही है कि इस बजट में भी टीकाकरण के लिए सरकार एक अलग राशि मुहैया कराएगी और वो बढ़ाएगी उसको पिछली बार से ज्यादा, क्योंकि अब ये कार्यक्रम ज्यादा बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि
अब जैसे वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध होगी और छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध हो पाएगी, तो इसमें और बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ये अभी वक्त की ये ज़रूरत है और जाहिर सी बात है कि इस समय प्राथमिकता में है, सरकार की प्राथमिकता में है स्वास्थ्य क्षेत्र, जिसकी झलक पिछले बजट में भी देखने को मिली थी। प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, अगर बात हम व्यावसायिक शिक्षा की, जैसे हमने चर्चा की कि उसमें स्किल की ज़रूरत है, स्किल तो हम जानते हैं कि जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम वगैरह भारत सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन उसमें आप एक शिक्षाविद के नाते क्या महसूस करते हैं कि जिस तरह का परिणाम आना चाहिए वो परिणाम पाने के लिए क्या और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है, या उसके ढांचे में सुधार की ज़रूरत है, या कुछ और उसको करने की ज़रूरत है ताकि जो स्किल पर्सन्स हैं, यानी कि जो रोज़गार परक शिक्षा है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी इस तरह की बात है कि रोज़गार परक शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो क्या कुछ और हो सकता है इसको लेकर? देखिए, बाजार से उत्प्रेरित व्यवस्था पूरी दुनिया में है और बाजार में स्किल्ड एजुकेटेड लोगों की मांग है और वो बड़ी संख्या में मांग है। आप ये समझें कि भारत में भी मांग है और दुनिया में भी मांग है, भारत के युवाओं की मांग है। क्योंकि भारत के युवा न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो कोई भी विकसित देश चाहता है कि उसके यहाँ उस तरह के लोग आए। अब एक समग्रता में इसको देखने की जरूरत है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है या प्रयास किया है, खास करके मोदी जी जब से आए 2014 से, ये व्यावसायिक शिक्षा में स्किल्ड शिक्षा का बहुत जोर से प्रसार हुआ, एक विभाग भी अलग बनाया गया है, लेकिन अभी फाउंडेशनल वर्क किया गया है। इसका रिजल्ट अब दिखने में धीरे धीरे आएगा। जरूरत है कि इसमें लगातार निवेश किया जाए। मैंने एक बात स्पष्ट करनी है कि देखिए, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको अगर आप स्किल्ड बनाते हैं तो देश के विकास को आप बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करें। बिल्कुल। जो शिक्षित लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग, वो तो कहीं ना कहीं रोजगार पा जाएंगे, लेकिन जो अनस्किल्ड लोग हैं वो एकदम लक्ष्मण रेखा के बाहर रह जाएंगे। तो स्किल्ड करते हुए ही वो योग्य हो जाते हैं। तो इसमें काफी बढ़िया परिणाम आ रहा है, चूंकि इन्वेस्टमेंट हमने अभी पिछले 5-6 साल में इसमें बढ़िया से किया है। इसके पहले ये कागजों पे लगभग था, और ये भी बात है कि इन सब चीजों में थोड़ी देर से परिणाम नजर आते हैं, लेकिन जरूरत है उसको और एक्सपीडाइट करने की और उसमें लगातार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन जारी रखनी। बिल्कुल। और दीपशिखा जी, चलते चलते आपसे एक ये भी कमेंट लेना चाहूँगा कि जैसा हमने देखा है कि पिछले कई बजट में और नई सरकार जो मोदी सरकार है उनका ये जोर रहा है कि एम्स जैसे कई संस्थान जो स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए हैं कि वो देखने को मिले कि बहुत सारे एम्स खोले गए, बहुत सारी उसमें बढ़ोतरी की गई। क्या उस तरह की भी गुंजाइश होगी क्या बजट में? क्योंकि वैसे तो दबाव काफ़ी ज़्यादा है बाकी चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्या इस तरह की भी पहल देखने को मिल सकती है और ज़्यादा आने वाले बजट में? बिल्कुल। आप देखिए कि जब कोविड महामारी आई तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर था, ये उसकी प्राथमिकता जो है सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वो पूरी तरह से परिवर्तित होगी। इसने प्राथमिकताओं को बिल्कुल बदल दिया है, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा फोकस अब उभर के आ गया है सरकार की प्राथमिकताओं में। तो जाहिर सी बात है कि हर स्तर पर आप किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। आप देखिए कि एम्स जो है, पहले कुछ चुनिंदा बड़े शहर में बड़े एम्स थे, तो जाहिर है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया था। तो अब दूसरे शहरों में भी उनको फैलाया जा रहा है ताकि हेल्थ स्वास्थ्य क्षेत्र में जो क्वालिटी की सेवा है, मतलब ऐसा ही नहीं कि आपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल दिए हैं छोटे शहरों में, लेकिन अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो है जो आपको बड़े अस्पतालों में मिल सकती है, उन बड़े अस्पतालों को आप उन क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में, ताकि उनके नागरिकों को, वहां के नागरिकों को परेशान होकर के बड़े शहरों की तरफ ना आना पड़े और यहाँ पर दबाव ना बढ़े। जी बिल्कुल, दबाव भी ना पड़े और उसके अलावा भी नागरिकों के पास उनको
कहीं दूर भटकना ना पड़े, उनके बिल्कुल। पास में ही वो सुविधा उनको मिल जाए जी, चिकित्सा। चलिए बहुत तो ऐसी आशा की जा रही है कि इस मामले में भी कुछ किया जाएगा इस बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुधीर सिंह जी और दीपशिखा जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। और उम्मीद है कि आने वाले बजट में जो हमने चर्चा की है इसकी झलक देखने को ज़रूर मिलेगी। और फिलहाल इसी के साथ आज के इस बजट चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।